खुले अल्फाज में बोल रहे कि डॉक्टर गफ्फार का, मजलिस का नहीं बोल रहे हैं, मजलिस की बात नहीं आ रही, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की बात आ रही कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के बारे में आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, इसका तो अंजाम गलत होगा। असद साहब ने ये पूछना ये कौन थे लोग थे, मैं खुलेआम बताऊंगा कि ये लोग थे, ये मजलिस के तुम्हारे चाहने वाले और मजलिस के साथ में सामने आकर काम करते और पीछे से खंजर भोंकने वाले ये लोग थे, मैं खुलेआम बताऊंगा। और बात दूसरी भी चर्चा हम सुन रहे साहब कि अब पूर्वों से आने वाला जो है तो विधानसभा का इलेक्शन, कोई यहाँ का एक अच्छा नेता, यानी वो शहर अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, कोई भी हो, मैं तो बोलता हूँ भाई अगर से इनके अलावा उन्होंने इलेक्शन इधर से लड़ा तो हो सकता जैसे यूपी के अंदर हाल हुआ, वो तो भी 700, 800, 1000, 1200 वोट लिए, पता नहीं यहाँ पे 100-200 वोट आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। है मानता हूँ भाई हम तो गली के हैं, लेकिन हम गली के चाहने वाले हो। अरे तुम दिल्ली के नेता बताओ ना क्या सुविधा करे मुसलमानों के वास्ते, तुम अपने आप को दिल्ली के नेता समझते हो, लोगों को गली के नेता बोलते हो, खुले अल्फाज में बोलते हो, बताओ तुमने क्या। और नारेगांव के वास्ते, चलो नारेगांव के वास्ते, मैं दिल्ली के नेता अपने आप को समझने वालों को पूछ रहा हूँ कि बताओ तुमने दिल्ली के नेता होने के बाद तुमने नारेगांव में, सिर्फ नारेगांव के अंदर क्या सुविधा की, एक रोड बनाया, कोई डेनिस का लाइन, एक गली जैसा मैं गली का नेता हूँ, एक गली की डेनिस की लाइन आपने लाई, एक गली के अंदर खंबे पोल आपने लगाया। आज जो तो आज तुम्हारे मीडिया के जरिए से मैंने सुना कि अब फलां ने जो हमारे जो पैसे लेके भाग गया, अब सिर्फ पैसे मेरे अकेले के लेके भागा, उसने सबके नहीं लेके भागा, सिर्फ मेरे अकेले के पैसे। आज भी 1.5 लाख का मेरा दावा है, दूसरे पैसे है, रक्शे वालों के है, होटला की चाय वालों के है और मंडप वालों के पैसे है, ये मेहनत करने वालों के, अपने जो इनका जो मेरा खुद के चाय के कुछ पैसे बाकी है, कुछ होटल वालों के है, कुछ खाने वालों के है। मजलिस के अंदर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का जैसा नेता कोई नहीं है। आप देख रहे हैं SDF न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं नारेगांव में मौजूद हूं और नारेगांव में साहिब का पठान जो एक समाजी शख्सियत है और बेबाक शख्सियत है, हमेशा चर्चा में रहते हैं, कोई ना कोई बात पर कुछ ऐसी बात कहे जाते हैं जिससे वो बात चर्चा का विषय बन जाती है। और जैसे सभी को मालूम है कि मनसे के राष्ट्रीय नेता राज ठाकरे साहब ने एक विवादित बयान दिया है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार लेना चाहिए, मदरसे को लेकर बहुत सी बातें कही हैं। चलिए पूरी विस्तार से जानकारी जानना चाहेंगे कि बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी अपना क्या कहना है, इनकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको तो पता है क्या कहा क्या नहीं कहा, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिब का पठान नारेगांव से एक समाज सेवक। सोशल मीडिया के ज़रिए से मैं राज भैया की जो बातें सुन रहा हूँ, उनको राज ठाकरे तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ठाकरे परिवार का अपमान होगा, राज भैया बोलूँगा, राज भैया मेरे बड़े भैया। जो उन्होंने जो भाषण जो बयानात उनके जो आए, जो भड़काऊ भाषण के लाउड स्पीकर जो है तो आज जो है तो मस्जिदों के ऊपर से निकाल लेना चाहिए, वरना नहीं तो मैं जो है तो हनुमान चालीसा यहाँ पे जो है तो दुगनी आवाज़ के अंदर करूँगा। और दूसरी बात कही कि मैं अल्लाह पाकिस्तानला पाठवा, पाकिस्तानला पाठवा, ये बयानत हमने जो है तो सोशल मीडिया के ज़रिए से जो बयानत उनके सुने भड़काऊ भाषण, अब इन्हों जो है तो बीजेपी के पेट पे पाँव देना चाहते हैं, या फिर अब ए टीम, बी टीम, सी टीम, जैसे ए बी टीम बीजेपी, बी टीम मजलिस MIM और अब दूसरी सी टीम खड़े हो गई जो है तो हिंदुस्तान के अंदर जो है तो राजनीति करने को आ रही है, जो अपने राज भैया की जो है तो पार्टी। अब मुद्दा जो है तो मुसलमानों को जो इन्होंने जो बात की है कि अब इनको पाकिस्तान पाठवा। साहब मुसलमान अगर से पाकिस्तान चले जाएंगे, किसी और कहीं चले जाएंगे तो बीजेपी की जो है तो मुद्दा टोटल ख़त्म हो जाएगा। बीजेपी की आप राजनीति ख़त्म करना चाहते, एक तो मुद्दा है, एक ही मुद्दा है जो बीजेपी आज जो जीत के आ रही है, मुसलमानों को मुद्दा, मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर ही जीत के आ रही है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके उठती है,
मस्जिद मंदिर का मुद्दा लेके उठती है, मुसलमान आतंकवादी है, मदारिस के ऊपर बयानत देती रहती है, यानी मनगढ़ंत बातें, यानी माहौल को ख़राब करने वाली बातें जो बीजेपी करती रहती है, उस बुनियाद पर तो आज हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी टिकी हुई है। वरना इनकी जो आप बयानत दे रहे कि भाई अल्लाह पाकिस्तान अल्लाह पाटवा, अरे भाई मुसलमान पाकिस्तान चल जाएंगे तो बीजेपी की आप सरासर बात है कि बीजेपी की राजनीति आप ख़त्म करना चाह रहे हो। यही बयान हम सुनने को मिल रहे हैं साहब, यही मामला जो है। तो आज वो है ये हिंदुस्तान हमारा जो तो आज सदियों से जो है तो हिंदू मुस्लिम का जो है तो एकता का पैगाम देते आया है। गंगा जमनी की तहजीब है हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के अंदर। आज तुम माहौल को ख़राब करना चाह रहे हो महाराष्ट्र के अंदर। साहब ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार है, हमारे हिंदू भाई यहाँ के जो है तो समझदार लोग हैं, जैसा यूपी की तरफ नहीं, जैसा बजरंग दल, विश्व प्रसिद्ध हिंदू जो आरएसएस के जो है तो नहीं। हमारे महाराष्ट्र के अंदर पब्लिक बहुत होशियार है। हम महाराष्ट्र के अंदर हमारा महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करना नहीं चाहते, हम एकता का पैगाम देना चाहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम जो है तो हम एक साथ में रहना चाहते हैं। हम शादी ब्याह के माहौल के अंदर भी हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम के वहाँ हिंदू जाता है, हिंदू भाई जाता है, हिंदू भाई के वहाँ मुस्लिम भाई जाता है। हम तो हमारा महाराष्ट्र का जो है तो ये माहौल हम ख़राब होने नहीं देंगे सर। हम महाराष्ट्र में देखते हैं और क्योंकि महाराष्ट्र में जो है निज़ाम स्टेट भी हुआ करता था एक ज़माने में, और आज भी अगर ग्रामीण में अगर हम चले जाते हैं तो हर मंदिर के सामने मस्जिद दिखाई देता है एकदम चिपक के आजू बाजू के। पर क्या कहेंगे आप? देखो साहब, ये सदियों से, हज़ारों साल से ये परंपरा चलती आई है, हज़ारों साल से, आज से नहीं है। और महाराष्ट्र की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का आज मिसाल ले लो, कहीं मस्जिद बाजू में, मंदिर बाजू में, दोनों। आज एक गेट इधर मस्जिद का है तो दूसरा गेट आज इधर मंदिर का है। इधर से मंदिर के चबूतरे पे बैठे, इधर मस्जिद के चबूतरे पे बैठे, गप्पा मारते हुए जो है एक दूसरे का पैगाम पहुंचाते, भाईचारगी का वो जो है दुनिया के अंदर पैगाम पहुंचाते रहे। जब से जो है तो आरएसएस और बजरंग दल जो हिंदुस्तान के अंदर जो उभर कर आ रही है, हरे झंडे लेकर, ये अपने भगवा झंडा लेकर जो है तो दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो है तो अपने माहौल को ख़राब कर रही है। मुसलमान थोड़ा सा बयान देता है तो वो आतंकवादी बन जाता है। आज ये भगवा वाले स्टेट के ऊपर यानी भड़काऊ भाषण, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवारबाजी, हाथों में तलवार लेके जो है तो हुकूमत इसके बारे में जो है तो कुछ इनका एक ऊपर एफआईआर भी नहीं करती है, इनको खुला छूट देती है। और एक मुसलमान से अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है तो मुसलमान को जो है तो इन्होंने जो है तो आज की सरकार जो है तो आतंकवादी घोषित कर देती है। यही जो है तो आज हिंदुस्तान के अंदर सियासत चल रही है, यही हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो है तो इनकी बीजेपी की सियासत चल रही है। और दूसरी बात, अगर से बीजेपी को आज तुमको हराना है तो बीजेपी के बारे में जैसा आप बहुत से लोग का जो है तो मोदी, अमित शाह यानी योगी करते रहते, और कोई भावना अगर से गांधी भड़काऊ भाषण आ जाता है हिंदू मुस्लिम का या पे मस्जिद के ऊपर, तो हमारे मुसलमानों से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, जो मीडिया आज जो पाखंडी मीडिया जो है तो आज जो गोदी मीडिया जो भावना को भड़काने का जो सबसे ज़्यादा काम कर रही है और जातिवाद को जो है तो बढ़ावा दे के जो है तो इसको वर्गला रही है और माहौल को ख़राब कर रही है, तो मुसलमानों से भी मेरी अदबन गुजारिश है, उलमाओं से भी अदबन गुजारिश है, अच्छे जानकारी पढ़े लिखे जो सियासतदार उनसे भी अदबन गुजारिश है, ऐसे मीडिया के अंदर बाइट देने को बिल्कुल ना जाए, इससे परहेज करें, इससे बच्चे साहब। सर ये तो हो गए राज ठाकरे साहब की बात और उनके विवादित बयान को लेकर बात, और हमें पता है, पूरे शहर को पता है कि आप डॉक्टर गफ्फार कादरी जो महाराष्ट्र के उप नेता है उनके बहुत कट्टर समर्थक माने जाते हैं। कई बार तो आपने कहा भी है और कई बार तो आपको साथ भी देखा गया है, और आज आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कुछ विवादित बयान आए हैं, कुछ झगड़े की बातें आई है उनके आपसी मामले को लेकर, लेकिन उस पर कहने कि डॉक्टर गफ्फार कादरी का नाम आ रहा है क्योंकि आप उनके बहुत कट्टर समर्थक हैं, जिसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो साहब, 1 महीने से ये मामला जो है तो कश्मकश चालू है, 1 महीने से। और 18 सीट के बारे में जो है तो चौक के अंदर भी कुछ इसके अंदर नेता गए थे कि अब 18 सीटें का हमको केस करना है, तो कुछ पुलिस वालों ने केस नहीं लिया। किसी का फ़ोन गया पुलिस स्टेशन के अंदर, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, किसी का फ़ोन गया, फ़ोन जाने के बाद कहा कि भाई देखो आपके जैयद नेता का जो है तो हमको फ़ोन आया है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो उन्होंने वहाँ चैलेंज करे कि हमारे लिए कोर्ट है, वो भी आप कोर्ट का दरवाज़ा बंद करेंगे। वो कोर्ट में गए और बाद में उसका एफआईआर हुआ, जिसके ऊपर आज इस्लामाबाद मैं सुन रहा हूँ बाइट के ज़रिए से, आज भी सुनने को आया कि भाई हम
हमारे नेता के लिए एक तो मर जाएंगे या मार डालेंगे। आज मरने मिटने की बात हो गई साहब, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए से आप जो है तो पूरा माहौल को ख़राब करने वाला काम कर रहे हो, मारने की बात कर रहे हो, धमकियाँ देने वाली बात कर रहे हो। हम किसी के लिए जान भी दे सकते हैं यार, किसी की जान भी ले सकते हैं। मैंने बाइट के अंदर सुना। और है सवाल जो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के बारे में जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे, मैं एक बात कह दूँ स्पष्ट, मैं इमाम का फेवर में नहीं हूँ और मैं इमाम का यानी उनके मुखालिफ भी नहीं हूँ, ना किसी बीजेपी का मुखालिफ हूँ, ना तुम्हारे राष्ट्रवादी की, ना मनसे का, ना शिवसेना का। मैं किसी पार्टी का मुखालिफ तो नहीं हूँ, लेकिन पार्टी में रहकर जो गलत काम करते हैं और लोगों के ऊपर जो है तो इसके इल्ज़ाम यानी झूठे बयान दे के जो है तो किसी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा देते हो। कहा कि भाई डॉक्टर इसका जो है तो जिम्मे यानी अट्रॉसिटी के ऊपर जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का हाथ है। मैं एक स्पष्ट एक बात अपने दिल से और अपनी गहरा से बता दूँ, आज मजलिस के अंदर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का जैसा नेता कोई नहीं है। मैं मानता हूँ आज मुझे तारीफ़ करने के लिए, लेकिन मैं हक की तारीफ़ कर रहा हूँ, गलत तारीफ़ कुछ नहीं कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन कर दिया या किसी ने से बात हुई होगी। मेरी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की तकरीबन बोलो तो 1 साल से बात बंद है। ना उनके ऑफिस में 1 साल से गया हूँ, ना उनसे मेरी बात चालू है। टोटल मेरी डॉक्टर गफ्फार कादरी, मैं लेकिन हक बयान करूँगा। वो आदमी जब भी जो है तो कोई उस्मानाबाद होंदो, कोई भी जिले यानी नागपुर होंदो, बड़े बड़े ज़िलों के अंदर जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार जैसा जो है तो लोगों ने जो है तो घटिया जो हरकत की, वही एक डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब था। कुछ अपने साथियों को लेके वहाँ तक पहुँचा, पुलिस स्टेशन से बड़े बड़े ऑफिसरों से बात की और सामने वाले को इंसाफ दिलाया। आज तुम इतने बड़े नेता होके तुम बताओ तुमने मुसलमानों का क्या किया। मैं खोल के बात करता हूँ, मुझे किससे डर नहीं है, मैं डरता भी नहीं किसी से। मैं बिंदास बात करता हूँ, जो मेरे दिल में आती है वो मैं सच्चाई बयान करता हूँ। मनगढ़ंत बातें नहीं करता हूँ, लोगों को रवलगाने वाली बात नहीं करता हूँ, लोगों को गुमराह करने वाली बात नहीं करता हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ। जो भी अगर हिंदू का मसला है तो मैं हिंदू भाई के बारे में बात करूँगा, अगर मुस्लिम का बात गलत जा आती है मेरे साथ में, मैं मुस्लिम के भी गलत बात करूँगा। क्या आप गलत रवैया कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। मैं जा भी देखा, तुमने मेरे आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने बहुत से बयान और बहुत से बाइट भी दिया हूँ। मैं बोलता हूँ तो दिल खोल के बात करता हूँ, एक साफ़ सुथरी बात करता हूँ। इनकी जैसी चापलूसी वाली बात मुझे नहीं आती है कि मैं फलाना वहाँ पे ऐसा कर दूँगा, फलाना वहाँ काम कर दूँगा। करते उड़ते कुछ नहीं है और सिर्फ बातें बयानत, आप जोशबाजी यानी बड़े बड़े बयानत, प्रैक्टिकल बयान को जो है तो आप सीख कर जो है तो पब्लिक के सामने और पब्लिक को वर्गाने का काम करते हो। रहा साल मैं तो चैलेंज के साथ बोलूँगा, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो आज पूर्व के जो आमदार के लिए खड़े थे, कोई लोगों ने वही जो है तो इमाम के लोगों ने, मैं तो अपने असद साहब ने मुझे पूछना बुलाकर कि अबे यह तो उस वक़्त क्या हुआ था। ये थे जो कटकटी गेट के अंदर मैं अपने, मेरे पास ये दूसरी 4 व्हीलर थी पहले, मैं उस रास्ते में जो है तो मेरी गाड़ी को अड़ा किया गया, वहाँ पे मुझे हाथ दिया गया और मुझे खड़ा कर बोल के गया कि आप डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं बोला क्यों भाई, मजलिस को तो हम चाहने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल आप डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का काम अगर से करें, इसका अंजाम गलत होगा। उसके तीसरे दिन फिर मैं मदनी चौक जाता तो वहाँ के कुछ लोग मुझे जो है तो रुका कर कहते हैं कि रुक जाओ, आपको डॉक्टर गफ्फार कादरी, एक खुले अल्फाज में बोल रहे कि डॉक्टर गफ्फार का, मजलिस का नहीं बोल रहे हैं, मजलिस की बात नहीं आ रही, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की बात आ रही कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के बारे में आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, इसका नहीं तो अंजाम गलत होगा। इस बुनियाद पर सोचा कि भाई देखो मामला गर्मा गर्मी का है, अगर से हम खोल के काम करेंगे तो मामला जो है तो इसका वातावरण गलत हो सकता। इस बुनियाद पर मैं गुजरात चला गया। मेरे बड़े बेटे को मैंने कहा कि बेटे खुलकर काम करना। बिल्कुल मैंने मेरे बच्चे के पास 10,000 रुपये देकर गया, बेटे अगर से जो भी अगर से जिसको तू दावत देंगे बोलेंगे भाई चाय पिलाओ या खाना खिलाओ, बिंदास उसको खिलाते रहना, उसके जो है तो जहन को बनाते जाना, अपने दिल खोल कर काम करो। मेरी पूरी फैमिली ने, मैं आज मेरे यहाँ पे तकरीबन नारेगांव के अंदर मेरे करीबी रिश्तेदार, बहुत करीबी, यानी
साले है, बहना है, भौनी है, तकरीबन 350-400 मेरे एकदम बिल्कुल एक फैमिली के जो मेंबर है उनको भी मैंने कहा कि अबे खुल कर काम करो। इस बुनियाद पर मैं इनके धाक के मारे जो है तो गुजरात चला गया था। साहब आप ये तो बहुत पुरानी बात हो गई यार, 5 साल 6 साल बीत गए और इतनी बड़ी बात का जो है तो आप राज फाश आज कर रहे हैं, ये तो हमें बहुत हैरत हो रही है। आप ज़रा जब इतनी बड़ी आपने राज को फाश कर ही दिया है तो आप बताएंगे वो कौन से चेहरे थे या कौन से लोग थे, उनका नाम कुछ बता पाएंगे आप, अगर आप बता सके तो? देखो साहब, ये बात तो मुझे असद साहब ने खोल कर बताना, मैं इसके पास नहीं बताऊंगा। असद साहब ने ये पूछना ये कौन थे लोग थे, मैं खुलेआम बताऊंगा कि ये लोग थे, ये मजलिस के तुम्हारे चाहने वाले और मजलिस के साथ में सामने आकर काम करते और पीछे से खंजर भोंकने वाले ये लोग थे, मैं खुलेआम बताऊंगा। और बात दूसरी भी चर्चा हम सुन रहे साहब, क्या भाई पूर्वों से आने वाला जो है तो विधानसभा का इलेक्शन कोई यहाँ का एक अच्छा नेता, यानी वो शहर अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, कोई भी हो, मैं तो बोलता हूँ भाई अगर से इनके अलावा उन्होंने इलेक्शन इधर से लड़ा तो हो सकता जैसे यूपी के अंदर हाल हुआ, वो तो भी 700, 800, 1000, 1200 वोट लिए, पता नहीं यहाँ पे 100-200 वोट आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आप आने वाला विधानसभा इलेक्शन लड़ते हैं ना साहब, जिला अध्यक्ष पूर्वों से, तो आपको 200-300 वोट क्योंकि मेरा नारेगांव, मेरा रहमानिया कॉलोनी, मेरा बाजीपुरा, मेरा चिश्तिया कॉलोनी, मेरा जो तो आज चिकल थाना, अल्हम्दुलिल्लाह चिकल थाना तो आज इसमें आता है, ठीक है। मैं जो तो गारखेड़े में मेरे बहुत चाहने वाले मेरे जो रिश्तेदार आज भी 50-50 घर मेरे गारखेड़े में भी है, ऐसे कई लोग हैं और ऐसे तो कई लोग हैं कि आपके मुखालिफ चल रहे हैं औरंगाबाद के अंदर साहब। 200-300 वोट की उम्मीद रखते होंगे तो इलेक्शन में खड़े रहो, वरना आपकी डिपॉजिट क्या, डिपॉजिट से भी बदतर आपके हाल हो जाएंगे। बाबा जैसा आपने कहा कि मैं असद साहब को बताऊंगा, लेकिन सवाल ये असद साहब भी सवाल करेंगे ना, पुख्ता सबूत दो। अब ये बात आपने बोल दिया ऐसा सबूत के साथ दूंगा, बाकी आयरी गेरी को मैं ये जवाब नहीं दूंगा। कोई पाखंडी यहाँ बड़े से बड़ा नेता भी मेरे पास आके मुझे पूछे कि तुम बता दो कर को, मैं ये इनका कोई बिल्कुल नहीं। असद साहब ने मुझे पूछना चाहिए कि बताओ आने वाले इलेक्शन के अंदर कौन डॉक्टर गफ्फार कादरी का जो है तो रुकावट बना था। मैं खुले चैलेंज से बोल रहा हूँ, मैं खुलेआम जो है तो सभा के अंदर हज़ारों पब्लिक खड़ा करके जो मैं बताऊँगा कि ये फला आदमी है, ये फला आदमी है, उसके मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी बताऊँगा आपको। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं है, बाज़ाब्ता रिकॉर्डिंग आवाज़ के साथ, वीडियो तो नहीं है मेरे पास लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको बताऊँगा। और असद साहब को भी बताऊँगा, ये देख लो कि ये तुम्हारे मजलिस के अंदर रहकर जो है तो सामने जो है तो बहुत चापलूसी और पीछे से खंजर भोंकने वाली ये जो तुम्हारे मजलिस के लोग हैं। साहब आपने जब इतनी बड़ी बात करे तब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद मैंने भी खुद देखा हूँ 4-5 मरतबा आप डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब से मुलाकात हुई, जब सैलाब आया था जब भी आपके साथ साथ से, तो कभी आपने तनाई में उनसे बात की कि साहब डॉक्टर साहब क्या ऐसा है, कभी उनसे उनके कान पे बात डाला आपने? नहीं, कभी मैंने जाहिर नहीं करा ये बात को। वजह क्या है सब ने जाहिर नहीं कर? देखो मैं नहीं चाहता था कि अब मजलिस के अंदर कोई दरार आए। अब तुम बोलेंगे भाई मजलिस, तुम नहीं चाहते थे मजलिस के अंदर कोई दरार आ जाए। साहब मैंने मजलिस के लिए बहुत मेहनत, बहुत जद्दोजहद और अपनी ईमानदारी से जो काम किया था, जो हमारे जावेद कुरैशी साहब ने 2012 के अंदर इसकी बुनियाद जो है तो आज बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं ना कि अब भाई हमारी 2012 से मेहनत है, गली के नेता, दिल्ली के नेता, गली के नेता, दिल्ली के नेता, आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके जो तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके पूर्वजों से मैंने ये बात सुना वो गली के, अरे ये है मानता हूँ भाई हम तो गली के हैं लेकिन हम गली के चाहने वाले हो। अरे तुम दिल्ली के नेता, बताओ ना क्या सुविधा करें मुसलमानों के वास्ते। तुम अपने आप को दिल्ली के नेता समझते हो, लोगों को गली के नेता बोलते हो, खुले अल्फाज में बोलते हो, बताओ तुमने क्या। और नारेगांव के वास्ते, चलो नारेगांव के वास्ते मैं दिल्ली के नेता अपने आप को समझने वालों को पूछ रहा हूँ कि बताओ तुमने दिल्ली के नेता होने के बाद तुमने नारेगांव में, सिर्फ नारेगांव के अंदर क्या सुविधा की? एक रोड बनाया, कोई डेनिस का लाइन, एक गली जैसा मैं गली का नेता हूँ, एक गली की डेनिस की लाइन आपने लाई? एक गली के अंदर खंबे पोल आपने लगाया? किसी गरीब की आपने, एक गरीब की शादी ब्याह के अंदर कोई मसले मसाइल के अंदर कोई समस्या सॉल्व की? बताओ। तो मैं मान लूँ कि आप दिल्ली के नेता है, अरे ज़बान से बोलना, ये तो मजलिस वाले बोल बचन के अंदर तो सबसे आगे साहब, करते कुछ तो नहीं है लेकिन भाषणबाजी के अंदर सबसे आगे होते। हाँ, आज जो तो आज तुम्हारे मीडिया के ज़रिए से मैंने सुना
क्या भाई फलां ने जो हमारे जो पैसे लेके भाग गया, अब सिर्फ पैसे मेरे अकेले के लेके भागा उसने, सबके नहीं लेके भागा, सिर्फ मेरे अकेले के पैसे। आज भी 1.5 लाख का मेरा दावा है। आज मैंने जो जनता को पैसे दिया है, किसी के पैसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ नारेगांव में किसी के भी पैसे नहीं है, सिर्फ वनली वन अकेले के पैसे मेरे 1.5 लाख रुपए उसने जो तो लेके जाया हुआ है, मेरे जो मैंने मेरे जेब से, मेरे खर्चे से। मतलब कौन लेगा साहब? समीर बिल्डर। समीर 2015 के अंदर कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, मैं खुलेआम दावा कर रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ। जैसे मैंने भाषण के अंदर सुना कि भाई यहाँ के पैसे लेके भाग गए, उन किसी के पैसे नहीं लेके भागा भाई, मेरे वनली वन। उन्होंने तो खुलना बोलना चाहिए था कि साहब खान साहब के पैसे तुम्हारे इस पे अपने इस पे खींच रहे कि यहाँ के पब्लिक की जनता के पैसे। हाँ, दूसरे पैसे है, रक्शे वालों के है, होटला की चाय वालों के है, और मंडप वालों के पैसे है, ये मेहनत करने वालों के अपने जो इनका जो मेरा खुद के चाय के कुछ पैसे बाकी है, कुछ होटल वालों के है, कुछ खाने वालों के है, और कुछ मंडप वालों के और कुछ रक्शे वालों के पैसे ही ज़रूर है साहब। अब उनके कितने हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके पैसे ज़रूर है। किसके 2000, किसके 3000, किसके 5000, किसके 10,000, ऐसे है टोटल इनके चिल्लर पैसे है। लेकिन वनली वन मेरे अकेले के 1.5 लाख रुपए हैं, 1.5 लाख रुपए। ये भी तो मैं स्टेज के ऊपर बोलूँगा जिस दिन इलेक्शन आएगा। बहुत सी बात था, बहुत नौटंकी करके यहाँ से गए, लोग सब समझ गई थी कि भाई ये नौटंकी वाला आदमी है, और नौटंकी करके यहाँ तो लोगों ने फिर पूरी पब्लिक जनता समझ गई थी कि आप इसको वोट देना यानी कोई काम का नहीं है। साहब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम तो इस वक्त, क्योंकि जब तक कोई बात साबित ना हो तो उसको इल्ज़ाम कहा जाता है, आरोप कहा जाता है। मेरा सीधा सवाल ये बहुत खुल के पूछ रहा हूँ आपको कि जब आप बोले गए वनली वन आप ये 1.5 लाख रुपए है, तो भाई इसका कुछ सबूत गवाह भी होना चाहिए ना। रजिस्टर है मेरे पास, रजिस्टर है। अब हो सकता है रजिस्टर में आपने हाथ से लिख लिए होंगे। नहीं, रजिस्टर तो नया पुराना समझ में आता ना साहब, 5 साल पुराना रजिस्टर रहेगा। दस्तखत या साइन कुछ? दस्तखत कैसा करेगा कोई? क्या मैंने 1.5 लाख रुपए आपकी बाकी करके, उसको क्या जेल जाना है क्या भाई मैंने इसके 1.5 लाख उसके 1.5 लाख? अरे भाई इलेक्शन है, उसको खर्चे का हिसाब देना पड़ता है। कोई बताएगा कि मैं 25 लाख रुपए खर्चा कर दिया कॉर्पोरेशन के अंदर, या 30 लाख रुपए खर्चा कर दिया? अरे कोई भी तो बताएगा भाई चाय का 5-10 हज़ार रुपये आया, 25 हज़ार रुपये यहाँ, 50-60 हज़ार 70 हज़ार का खर्चा बताएगा कोई? लाखों से कोई बताएगा साहब? लाखों को बता के कि उसको मरना है क्या? कौन बताएगा? कि आप कोई सच्चाई जाहिर करेगा कि हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर इतना खर्चा कर दिया? सब पूरे जो है तो सब चापलूसी भैया ने, सब भ्रष्टाचार चलता है साहब, सब भ्रष्टाचार चलता है इलेक्शन के अंदर। जिसका पास पैसा है वही इलेक्शन में नेता बनता है साहब। ये बंटवारे सब होते रहते हैं, और जाहिर के एतबार से कोई जाहिर नहीं करेगा कि मैंने लाखों रुपए खर्चा कर दिया है महल्ले के अंदर, तो कोई जाहिर नहीं करेगा साहब। सर अब आखिरी सवाल कर रहे थे, जब आपने इतनी बड़ी मतलब पर्दाफाश किया है जो भी है, अब तो ये जनता की अदालत में है, आप तो कुछ नहीं कहेंगे। अब हम तो एक चर्चा कर रहे हैं शहर के विकास के ऊपर, हालात के ऊपर, समाज के ऊपर और राजनीति के ऊपर। अब सीधा सवाल ये बोलिए, अब जो भी हालात आए हैं, जो भी मामला प्रकरण सामने आया है, मेरा सीधा सवाल ये है कि आने वाले 4 महीने के बाद यकीनी तौर से महानगर पालिका के इलेक्शन की धूमधाम शुरू हो जाएंगी। हो सकता है गली में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगना शुरू हो जाए, हर पार्टी अपने अपने तौर से जो तो अलर्ट हो जाएंगी। अब ये पूरे प्रकरण जो चल रहा है, आपस की रशाकशी, इसका सीधा असर इलेक्शन में होगा क्या? 100%। पहले भी लोगों ने बोले कि भाई औरंगाबाद के अंदर 4 गट हो गए। आप तो ऐसा लग रहा है कि 4 गट के नाम बताएंगे साहब? 4 गट कौन से? जैसा शाकर नक्शबंदी का एक अलग, समीर बिल्डर का एक अलग, इम्तियाज जलील साहब का एक अलग, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का अलग। ऐसा पहले चल रहा था कि भाई अब 4 गट हो गए। अब तो ऐसा लग रहा है कि 10 गट हो गए, यानी 10 पार्टी अलग अलग फूट गई है, 10 के अंदर बंटवारा हुआ है। अब तुम बोलेंगे भाई 10 का भी नाम बंटवारा नाम कर दो, ऐसी कोई भेजनी साहब। रहा सवाल जो है तो इसके अंदर जो फ़ायदा इसको एमआईएम को आने वाले इलेक्शन में मिलेगा, मैंने इससे पहले भी जो है तो पूरे मीडिया के ज़रिए से बात कही थी, जब तुम मजलिस की ज़्यादा पोल नहीं खुली थी। अभी तुमको इससे पहले बोला, मेरे पास वीडियो, अभी मैंने और 4-5 दिन पहले कुछ वीडियो भी वायरल किया हो, और अभी तो कम से कम मेरे पास 150 वीडियो ऐसे मौजूद है जो इलेक्शन के दौरे के अंदर मैं जो है तो इसको वायरल करूँगा, और इनकी हकीकत जो है तो पब्लिक के सामने लाऊँगा। और दूसरी बात जो है तो बोलते ना भाई, कहने वाले ने कहा कि भाई बोलती के चने भी बिक जाते हैं, बोलने वाले के चने भी बिक जाते थे। आप कुछ महीने 15 दिन 8 दिन पहले आपके सोशल मीडिया के ज़रिए से आपकी जो माध्यम से मैंने जो एक बाइट दिया था जी, जो औरंगाबाद के विकास के बारे में, और नारेगांव का एक नाम लिया था, यहाँ पे जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह
ओहो ऐसा तीर निकला और जो है तो डायरेक्ट सीने पे पहुंचा। तो शर्मा शर्मी अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नारेगा का काम चालू हुआ बोलते हैं, मैंने तो देखा नहीं हो गली का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको खुशी है जो, और ऐसे काम करते रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आपसे नाराज़ नहीं होगा और आपसे सब खुश रहेंगे। इसी हम चाहते हैं कि अब हर पार्टी का नेता, शिवसेना हो बीजेपी हो, ये भावनाओं को ना भड़काते हुए, घर से गलत बातें ना करते हुए, विकास के दौर पे महंगाई के बारे में, आज जो इतनी महंगाई चल रही है इसके बारे में मुद्दा उठाएंगे और जात पात की सियासत नहीं करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इज़्ज़त भी होगी और बदपिछे लोग आप आपकी बुराई तो नहीं लेकिन आपकी अच्छी बयान करेंगे। मेरा ये कहना है कि देखो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ तो नहीं है, लेकिन हम चाहते कि इस देश का अमन और सुकून से रहे और यहाँ पे फिर से जो तो हिटलर शाही ना हो, हिटलरों का फिर से राज ना आए। हम जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम मिलकर एकता का पैगाम पहुँचाए। मेरा ये आखिरी में ये कहना है कि सब अमन और सुकून से रहे। इस तरह से आपने सायफा पठान साहब की बात को सुना और हमने पहले कहा कि ये चर्चा में रहते हैं, कोई ना कोई बात को लेकर कुछ बात कहते रहते हैं और अभी भी उन्होंने हमें जानकारी दी थी कि आप आइए हमारे ऑफिस पे आइए, चंद बातें कर लेते हैं। मैंने कहा कि क्या साहब क्या बात है, तो कहा कि चलो राज ठाकरे साहब ने जो बात की है वो, और कुछ औरंगाबाद की राजनीति में कुछ कहना चाहता हूँ। अब चूँकि हम मीडिया वाले हैं, अब हमारा काम है बताना, अब सही क्या है गलत क्या है ये हमको फैसला लेने वाले नहीं है। सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। अब इन्हें जो भी एक आरोप बोलिए, इस्लाम कहिए, जो भी कहिए, सच कहिए, जो भी कहिए, अभी इनकी अपना ज़ाती बयान है जो भी है। औरंगाबाद की तमाम जनता देख रही है। तो जैसा इन्होंने मजलिस का नाम लिया, इमाम का नाम लिया, तमाम इमाम के लोग जिम्मेदार और कार्यकर्ता ये बात को सुन रहे होंगे और वही से फैसला कर सकते हैं। बनता तो ज़रूर है, हमारे पास लोकशाही है, हर एक को अपनी दिल की बात कहने की आज़ादी है। तो उम्मीद करते हैं कि उसका आप भी एहतराम करेंगे और अगर आपको गलत लगता है तो बेहतर तरीके से जवाब दीजिएगा और अगर कुछ बात गलत है, जो भी अंदरूनी बातें हैं तो इस्लाह कीजिएगा, क्योंकि गलतियों से ही इंसान आगे सीखता है, आगे बढ़ता है। उम्मीद की जा सकती है कि इशारों में बहुत कुछ आने वाले वक्तों में आप सही करने की कोशिश करेंगे।